हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके सारे न्यूमेरिकल्स, सारी एक्सरसाइज आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पिछली क्लासेस देखिए। वहाँ से जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी थियरी पार्ट है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आकर एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम यहाँ कवर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन में आपका कहा गया है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन द स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने क्या कहा है कि दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस कही गई है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ देखिए, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे या न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है, हमें स्टार्ट करना है गिवन से। क्योंकि देखिए, बोर्ड के लिए आपका जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ स्टेप मार्किंग होनी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ के रूप में आपके आ जाएंगे कि सारे स्टेप्स का आपका अलग अलग मार्क मिलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गिवन से, जिसका आपको हमेशा से 1 नंबर मिलेगा। मतलब अगर आपके पास कोई 3 मार्क्स का कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा, उसमें अगर आप गिवन पार्ट लिख लेते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको 33% मार्क्स मिल गए उसके। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं वो आपका क्या कहलाएगा, गिवन कहलाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए, कि स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, 2 हैं, और इनमें जो चार्जेस हैं वो हैं 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इसका चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा, इसमें साइन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो दूसरी तरफ भी चार्ज आपका कितना है, +3 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं गिवन में कि आपके Q1 की वैल्यू जो कही गई है, मान लीजिए इस चार्ज को हमने क्या कह लिया, इस स्फीयर पे चार्ज Q1 है, इस स्फीयर पे चार्ज Q2 है। तो Q1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 की वैल्यू जो मिल गई दैट इज़ 3 × 10⁻⁷ कूलम, -7 कूलम। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, Q2 की वैल्यू। और R जो डिस्टेंस हो जाएगी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम मान लीजिए किससे दिखा रहे हैं, R डिस्टेंस से दिखा रहे हैं, 30 सेंटीमीटर। तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे, 30 सेंटीमीटर को आप लिखेंगे मीटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। R = लिख सकते हैं 0.3 मीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.3 मीटर। पूछ क्या रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स पूछ रहा है। ध्यान से देखना है, इसने ये कहा है ये रखे कहाँ गए हैं, एयर में रखे गए हैं। मतलब मीडियम आपका यहाँ क्या है, एयर। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, हम एक रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े थे, तो जो बताता था εm, क्या बताता था, εm। तो आपका जो ये εm की वैल्यू होगी, ये होगी k × ε0, k × ε0। अगर एयर है तो एयर के लिए k की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, और ये जो εm एयर के लिए हो जाएगा, ये वैल्यू आपके ε0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना है। यहाँ बेसिक का मतलब क्या हुआ, एयर है तो एयर आपका बिल्कुल वैक्यूम की तरह ही बिहेव करेगा। अगर यहाँ कोई और मीडियम होता तो वहाँ हमको εm की वैल्यू क्या करनी होती, चेंज करनी होती। तो यहाँ देखिए, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कूलम्स लॉ से हमने क्या पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था। आप नीचे लिखेंगे वी नो दैट फोर्स = क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। K की वैल्यू हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर देखिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ ये 3 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁻²।
या 3 इंटू 3 10 टू पावर -2, 9 इंटू 10 टू पावर ये 9 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 6 10 टू पावर -14 डिवाइडेड बाई, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 = 9 इंटू 10 टू पावर -2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, आप पावर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू, ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये भी ऊपर जाएगा तो ये -2 यहाँ जाएगा +2 हो जाएगा, तो 10 टू पावर 11 इंटू 10 टू पावर -14 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर -3, और ये इसको हम किस में लिखेंगे, न्यूटन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 6 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन आपका क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। चलिए देखिए, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 2 न्यूटन। इसने क्या कहा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो इसने कहा कि आपके पास 2 स्फीयर हैं, मान लीजिए एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, इस पे जो चार्ज है वो है 0.4 माइक्रो कूलम, और ये चार्ज आपका कैसा है, पॉजिटिव। दूसरे पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव ऑफ 0.8 माइक्रो कूलम। ध्यान से देखना, नोट करना है। आपके Q1 की वैल्यू जो मिल गई वो क्या है 0.4, और Q2 की वैल्यू जो मिल गई -0.8। Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 आपका नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है इस फोर्स की वैल्यू कही गई है 0.2 न्यूटन। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, गिवन में मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें डिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए हमने क्वेश्चन में देख के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लिया, अब यहाँ हम लिखना स्टार्ट करेंगे गिवन। देखिए जैसे ही आप यहाँ गिवन लिखते हैं तो गिवन में आपको Q1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.4 माइक्रो कूलम को लिख सकते हैं 10 टू पावर -6 कूलम। Q2 की वैल्यू लिख सकते हैं हम 0.8 या नेगेटिव ऑफ 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। R की डिस्टेंस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और फोर्स की वैल्यू जो दी गई है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। यहाँ भी देखेंगे तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, कूलम्स लॉ, K Q1 डिवाइडेड बाई R²। तो यहाँ से आपको R² की वैल्यू या R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो R² इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.4 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई F आपका जो है वो है 0.2 न्यूटन। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, R² की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको कैलकुलेशन थोड़ा करेंगे तो कैलकुलेशन में आप लिखेंगे 9 4 जा 36, 3.6 इंटू 0.8 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ, पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, -12 + 9 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.2। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं 144 हो जाएगा, पॉइंट डेसिमल एक प्लेस पे जाएगा, इंटू 10 टू पावर -3। या फिर आप यहाँ देखना चाहें कि आपको वैल्यू क्या मिल गई, R² इज इक्वल टू मिल गया 14.4 इंटू 10 टू पावर -3। इसको हम लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 144 इंटू 10 टू पावर -4। डेसिमल मैंने एक प्लेस इधर किया तो यहाँ पावर एक माइनस में और हो जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है, इनके बीच के सेपरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। या फिर हम इसको लिखना चाहें तो 0.2
12 मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ये जो नेगेटिव साइन हुआ, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये केवल साइन क्या बताएंगे कि भैया जो भी ये आपका फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव। वैसे ही अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा था, इस फोर्स को हम बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपके नेचर क्या थे, ये भी आपका पॉजिटिव था और ये भी आपका पॉजिटिव था, इनके बीच में फोर्स कैसा था, आपका रिपल्सिव फोर्स था। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो भी डिस्टेंस निकल के आई तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक बी पार्ट भी है, बी पार्ट में क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0.2 न्यूटन। अब इसने कहा ये तो क्या हो गया, पहले के द्वारा दूसरे पे फोर्स हो गया, तो दूसरे के द्वारा पहले पे आपको क्या किया जा रहा है, पूछ रहा है सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो देखेंगे इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लग रहा है वो दोनों के द्वारा एक दूसरे पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। जितना स्फीयर 1 दूसरे पे फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा एक्सर्ट करेगा पहले पे। तो फोर्स की वैल्यू अब भी क्या होगी, 0.2 न्यूटन, और इनका अभी नेचर कैसा होगा, इनका नेचर अब भी अट्रैक्टिव होगा। तो सेक्शन बी में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भी फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0.2 न्यूटन, और इसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, अट्रैक्टिव। जो आपका सेकेंड स्फीयर पहले पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, 0.2 न्यूटन, और क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा गया है, चेक द रेशियो ke² डिवाइडेड बाई GME अपॉन MP। देखिए ये क्या लिखा गया है, इसको अगर मैं ध्यान से आपको दिखाना चाहूँ तो इसको गिवन में हम लिख सकते हैं। गिवन में क्या कहा गया है कि ये जो ke² है डिवाइडेड बाई कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की बात कही गई है, इज़ अ डायमेंशनलेस। आपको शो करना है कि ये जो भी चीज़ है ये कैसी है, डायमेंशनलेस है। कैसी है, डायमेंशनलेस। इसे आपको शो करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे आप शो करेंगे। आपको सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो k है, k आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, k आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, ठीक वैसे ही मैं कहूँ आपका कैपिटल G क्या है, कैपिटल G को क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हमने कहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद आया, इसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये तो आपने अभी अभी पहले चैप्टर में पढ़ा। और ये कैपिटल G है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन है, और E क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। E² आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर मैं इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहूँ तो आप ध्यान से देखिए, मुझे अगर G का निकालना है तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। क्या आपको ये फार्मूला पता है? क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला पढ़ा था, और 9th में भी इसे हम पढ़ते हैं, तो आना चाहिए भाई ये। तो ध्यान से देखो, इसको हमें क्या निकालना है, कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो उसको आप एक तरफ रखिए। कैपिटल G को मैंने एक तरफ रखा, बाकी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दीजिए अदर साइड में। इसको मैं लिख सकता हूँ F इंटू r² डिवाइडेड बाई m1m2। अब देखिए, जो भी कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही सेम डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा, FR² डिवाइडेड बाई m1m2। रख दीजिए वैल्यू। देखिए, अगर हम कहें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है तो इसकी वैल्यू होती है mLT की पावर -2। क्लास 11th में हमने खूब पढ़ा है। नेक्स्ट देखोगे, R क्या है, R रेडियस है। रेडियस क्या होती है, एक लेंथ होती है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, लेंथ का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। L की पावर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई m1 क्या है, मास है। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m2 भी आपका क्या है, मास। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। तो यहाँ देखेंगे कैपिटल G का जो भी डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया, एक m से ये m आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ m की पावर -1, और ये l मल्टीप्लाई हो जाएगा l की पावर 3 और t की पावर -2। ये आपका होगा डायमेंशनल फार्मूला
ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो यहाँ देखो मैं कैपिटल जी के आगे डायमेंशनल फार्मूला लिख सकता हूँ कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कितना है, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है, वैसे ही हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। इसको देखिए, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। समझ आया? तो यहाँ ठीक वही करना है, k का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। k इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। देखिए यहाँ f का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं mlt की पावर -2। r डिस्टेंस है तो इसका भी क्या हो जाएगा, l स्क्वायर डिवाइडेड बाई q का डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे निकालते थे, हमें पता है i इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई टी। तो q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं i इंटू टी। तो ध्यान से देखो, q का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, i मतलब इसका क्या होगा, एम्पियर, और t मतलब क्या हो जाएगा, टाइम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, at। तो यहाँ कितने q हैं, 2 q हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर t स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे आप तो k का जो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी m। आप यहाँ देखिए ये हो जाएगा l क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ अगर हम टाइम को देखें तो ये भी ऊपर चला जाएगा, t की पावर -4 हो जाएगा, और साथ में ये वाली वैल्यू जाएगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा k का। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या आई, ml क्यूब t की पावर -4, ml क्यूब t की पावर -4, ml क्यूब t की पावर -4 और a की पावर -2। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ अब हमको क्या करना है, इसमें प्लेस करना है। देखिए हम प्लेस करेंगे तो जैसे इस फार्मूले में आप प्लेस करते हैं तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए k की वैल्यू आप रखेंगे, k की वैल्यू आ गई आपकी m l क्यूब t की पावर -4 a की पावर -2। ठीक, ई स्क्वायर, ई आपका क्या है, चार्ज है। तो चार्ज है तो चार्ज का अभी हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी। अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई। आपको जी, कैपिटल जी की वैल्यू देखिए यहाँ क्या आई है, m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दोनों ही क्या है, मास ही हैं। तो मास की वैल्यू आप रखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं m स्क्वायर। अब देखिए इसको, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो देखिए यहाँ ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी m, और ये क्या है, l क्यूब है, तो साथ में इधर रहेगा आपका l क्यूब, t की पावर -4 है तो ये t स्क्वायर, और ये इसको आप पावर ऐड करेंगे तो ये बचेगा t की पावर -2, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। a की पावर 0 मतलब क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऊपर ये बच रहा है, नीचे देखिए ये m की पावर -1 है, m की पावर +2 करोगे तो ये बचेगा केवल क्या, m, और इधर बचेगा l क्यूब और बचेगा t की पावर -2। तो ध्यान से देखोगे, m से m कैंसिल, l क्यूब से l क्यूब कैंसिल, t की पावर -2 से t की पावर -2 कैंसिल, और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 1। कहने का मतलब कि आपकी ये जो वैल्यू दी गई थी ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, बस आपको क्या करना था, यहाँ पहचानना था k क्या है, कैपिटल G क्या है, आपको पता चल जाएगा। सारी वैल्यूज़ डायमेंशनल फार्मूले की आपने रखा जो आपने क्लास 11th में आसानी से पढ़ा था। तो आपको क्या मिल गया कि ये वैल्यू क्या है, डायमेंशनलेस है। तो चेक करना था, आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है, लुक अप अ टेबल ऑफ अ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। कह रहा है ये रेशियो सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये किस चीज़ का रेशियो और सिग्निफाई क्या कर रहा है। तो ध्यान से देखें, यहाँ इसको आप देखेंगे तो हमने कहा एक फार्मूला था फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और दूसरा ही फार्मूला फोर्स का था जो दो चार्ज के बीच में लग रहा था, K Q1 Q2, या फिर ये Q1 की वैल्यू क्या दी गई थी, E दी गई थी, E स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। यहाँ आपका एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, दूसरा आपका मास ऑफ प्रोटॉन था। ध्यान से देखें, ये फोर्स दोनों चीज़ें क्या दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो मुझे मिल जाएगा ke स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
और मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आपको क्या मिल जाएगा, r²। तो ध्यान से देखें, यहाँ जो रेशियो था वो क्या था आपका, फिर से एक बार देखिए, रेशियो आपका क्या था, ke² डिवाइडेड बाई g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब इस वैल्यू को यहाँ भेजेंगे तो ये देखिए क्या है, ke² डिवाइडेड बाई g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या था आपका, r² डिवाइडेड बाई r²। मतलब बेसिकली हम कहें कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि भैया ये चार्ज बाई मास का क्या है, रेशियो है। चार्ज बाई मास का यहाँ क्या है, रेशियो। देखिए दो चार्जेस थे, दोनों के बीच के फोर्सेस का आप रेशियो कह सकते हैं। दोनों फोर्सेस का क्या है ये रेशियो। एक फोर्स आपका कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरा फोर्स आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्हीं का ये क्या है, रेशियो है। अच्छा देखिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से मिल जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। देखिए इस वर्ड से आप लोग परिचित हैं क्या, आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाएंगे, आपको लेक्चर फर्स्ट में ही मिल जाएंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में हमने 3 प्रॉपर्टी की बात की थी। पहली प्रॉपर्टी को हमने कहा था एडिटिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी को हमने कहा था कंजर्वेशन, और तीसरी प्रॉपर्टी को हमने कहा था क्वांटाइजेशन। यहाँ ध्यान से देखना, तो ये जो क्वांटाइजेशन है उसी चीज़ से क्या कहा गया है, चार्ज के क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज चार्ज की बात कही गई है। तो क्वांटाइजेशन में हमने क्या देखा था कि Q इज इक्वल टू आपको क्या मिला था, Ni मिला था, जिसमें कहा गया था टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी सब्सटेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन द नेचर। सिंपल सा कहने का मतलब ये बताया गया था कि आपके नेचर का जो सबसे छोटा चार्ज है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कहीं भी आप किसी नेट चार्ज का अमाउंट निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, वो कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा। और कैसा मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, ये वैल्यू प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, लेकिन कभी भी ये वैल्यू आपकी डेसिमल में नहीं होगी, कभी भी ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये वही क्वांटाइजेशन की बात कही गई है, आपको वही क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसी को डिफाइन करना है। नेक्स्ट बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। देखिए मैक्रोस्कोपिक बात कर रहा है यहाँ। मैक्रोस्कोपिक का मतलब समझिए, मैक्रोस्कोपिक इसका मतलब होता है लार्ज। क्या मतलब होता है, लार्ज। ध्यान से देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा चार्ज की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट के चार्ज की बात करेंगे, तो यहाँ देखिए क्वांटाइजेशन में क्या बताया गया, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ni। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ni। यहाँ देखिए जब हम बहुत बड़े चार्ज की बात करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर। क्यों? क्योंकि देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द E है। मतलब आपका ये जो E है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये आपके नेचर का बहुत छोटा चार्ज हो जाने की वजह से N की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब इसको बहुत बड़े अमाउंट के लिए देखते हैं तो ये N की वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमको क्वांटाइजेशन को इग्नोर करना पड़ता है। तो हमको यहाँ क्या है, ये इग्नोरेंस की बात कही गई है। तो केवल इग्नोरेंस का मतलब यही हो गया कि भैया आपका जो ये चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, वो काफ़ी छोटा है, या बात करें कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। इसकी वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब इसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बड़ी लार्ज प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो वैल्यू और हाई हो जाती है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये आपका बेसिक था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसमें क्या कहा गया है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। यहाँ देखिए क्या कहा गया, आपके पास एक सिल्क क्लॉथ है और दूसरा क्या है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके क्वेश्चन में गिवन है।
ठीक, इन दोनों को क्या किया गया, रब किया गया। नेक्स्ट क्या कहा गया, चार्ज अपीयर ऑन बोथ। A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. इन्होंने कहा कि देखो ये सिल्क था, ये ग्लास रॉड था, इन दोनों को हमने क्या किया, रब किया। क्या किया, रब किया। रब करने के बाद ये आपका सिल्क हो गया और ये आपका क्या हो गया, ग्लास रॉड हो गया, ग्लास रॉड। अच्छा, इन दोनों पे क्या दिख गए, चार्ज दिख गए। मान लीजिए मैं कह दे रहा हूँ सिल्क पे आपके कैसे चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, और ग्लास रॉड पे मान लीजिए कैसे चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। पहले इनमें क्या थे, न्यूट्रल थे। ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल थी। ये भी बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल थी। लेकिन जैसे ही हमने रबिंग किया, रबिंग करने के बाद ये कैसे हो गए, चार्ज हो गए। इस पे चार्ज अपीयर होने लगे और इस पे चार्ज अपीयर होने लगे। तो अब ये पूछ रहा है कि ये कंजर्वेशन कैसे हुआ। तो ध्यान से देखना, हमने कहा जब सिल्क था तो यहाँ पास कितना चार्ज था, Q1 की वैल्यू आपकी कितनी थी, 0 कूलम थी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए चार्ज Q2 था जिसकी वैल्यू क्या थी, 0 कूलम थी। कहने का मतलब अगर हम सिल्क और ग्लास को मिला के एक सिस्टम कंसीडर कर लें तो इन दोनों पे नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज की वैल्यू आपकी कितनी थी, 0 थी। ध्यान से देखिए, अब भी इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। तो आफ्टर रबिंग हम देखते हैं सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ग्लास पे नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन अब भी इनको देखेंगे तो इन दोनों पे नेट चार्ज अब भी आपको क्या मिलेगा, नेट चार्ज की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। हम जब भी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन किसी एक चार्ज या किसी एक बॉडी के लिए नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि पहले सिस्टम में और बाद के सिस्टम में। तो नेट चार्ज देखोगे तो हमेशा कांस्टेंट होगा, नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि भाई ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी शो करता है। आप अगर सिल्क को यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे, हम केवल एक बॉडी को कंपेयर नहीं कर सकते। हम किसकी बात करते हैं, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। और सिस्टम जब भी होगा वो दोनों चीज़ों को मिला के यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। तो भाई यहाँ ठीक है, ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि भैया हम किसकी बात करते हैं, पूरे सिस्टम की बात करते हैं। बस आपको कंजर्वेशन की डेफिनीशन नोट कर देनी थी यहाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, छठा क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो इसने क्या कहा, आपके पास कोई एक स्क्वायर है, इसका नाम मान लो ABC और क्या कह दिया गया, D। तो इसने कहा ए पे जो चार्ज है ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद बी पे जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और सी पे जो चार्ज है ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और डी पे जो चार्ज है ये -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब कहा गया है इनके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है जो कितना है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इस पे आपको क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। कुछ समझ में आया। क्वेश्चन में आप गिवन देखेंगे तो गिवन में आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा कि भैया आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड इतनी है, और इसके कितने दिए गए हैं, 4 चार्जेस दिए गए हैं, चारों साइड पे चार्ज रखे गए हैं, और सेंटर पे भी एक चार्ज क्या है, 1 माइक्रोकूलम का है। आपको इस पर क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज है आपका और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। यहाँ देखिए ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो देखें अगर इसकी और इसकी वैल्यू देखिए तो ध्यान से देखेंगे, मैं अगर कह दूं इस सेंटर को O नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले लेते, O। अगर आप A के द्वारा O पे फोर्स देखेंगे तो यहाँ की आपकी ये वाली डिस्टेंस और इसकी ये डिस्टेंस, मतलब सेंटर की डिस्टेंस हर चार्ज से आपको क्या मिल जाएगी, सेम मिल जाएगी। लेट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ आप ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको आप निकालना चाहें तो सेंटर की डिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन इस 10 सेंटीमीटर को अभी हम कंसीडर करके चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, A। अगर इसकी वैल्यू A है तो इसके पूरे डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी √2A, और डायगोनल का हाफ करेंगे तो √2A को अगर आप हाफ करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी A/√2, A/√2। ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी A/√2,
ये वाली वैल्यू भी आपकी a/√2, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी a/√2। कहने का मतलब हर एक चार्ज से सेंटर वाले चार्ज की डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई। अब देखिए ए आपका सेंटर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो ए का सेंटर पे फोर्स देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखो मैं ए के द्वारा सेंटर पे फोर्स देख रहा हूँ तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर सी के द्वारा ए पे फोर्स देखोगे तो ये भी इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। मैं इसको कह लेता हूँ फोर्स ड्यू टू ए ऑन चार्ज ओ, इसको मैं कह लेता हूँ फोर्स ड्यू टू सी ऑन चार्ज ओ। अब देखिए नेक्स्ट आप इसको देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो देखोगे ये फोर्स जो इस तरफ लगेगा इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एफ ड्यू टू बी ऑन ओ, और ये कैसा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक इसको देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये इस तरफ लगेगा, इसको मैं क्या कह दूंगा एफ ड्यू टू डी ऑन ओ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें ये मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ आप देखेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप निकालेंगे आगे वैल्यू एफ ड्यू टू ए ऑन ओ, फिर उसके बाद आप निकालेंगे एफ ड्यू टू सी ऑन ओ, एफ ड्यू टू सी ऑन ओ, एफ ड्यू टू बी ऑन ओ, एफ ड्यू टू डी ऑन ओ। तो देखो एफ ड्यू टू ए ऑन ओ निकालो, ये आपका एक चार्ज हुआ, दूसरा चार्ज ये हुआ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a/√2 है, तो इनकी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी k। आपका एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, 2 × 10⁻⁻6, और दूसरा हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, इनके बीच की डिस्टेंस देखोगे तो हो जाएगी a/√2 का स्क्वायर। एफ सी ओ दिखा लीजिए आप, सी आपका कहाँ है, ये है, तो इसकी भी वैल्यू आपको मिल जाएगी k 2 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई a/√2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेम आप नीचे देखेंगे ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड आपका सेम है तो ये वैल्यू भी हो जाएगी k 5 × 10⁻⁻6 और 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इनके बीच की भी क्या हो जाएगी a/√2 का स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, सेम वैल्यू मिल जानी है। और देखो ये क्या है, एफ डी ओ और एफ बी ओ दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगे तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो आपको मिलेगा यहाँ एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ध्यान से देखना है कि भैया यहाँ देखो ये सिमेट्री बन जा रही है, जितना फोर्स ये इस पे इधर से धक्का देगा उतना ही वो इधर से धक्का देगा। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपको नेट फोर्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ में आया आपको? कोशिश कीजिए इसको। देखिए पहले लेक्चर में आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवा के रखे हैं कि भैया यहाँ देखेंगे इससे सिमेट्री कुछ फॉर्म हो रही है ऐसी, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है और इनका वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने का मतलब इनके फोर्स की डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है। तो अगर आप ये सारा करेंगे तो आपको मिलेगा कि भैया नेट फोर्स क्या मिल गया, आपको 0 मिल गया। अच्छा अगला क्वेश्चन मिलता है आपको एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट इज़ अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। इसमें आपसे क्या कहा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, उनका जो भी कर्व होता है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। उनमें कोई सडन ब्रेक नहीं आता, बीच में वो बंद नहीं होती या ख़त्म नहीं होती कि ख़त्म होकर फिर से स्टार्ट हो जाए, वो क्या रहती हैं, कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम बात करें, हम अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो हम क्या देखो कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं। कभी ऐसा नहीं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ तक आई, यहाँ ख़त्म हो गई, फिर इधर चल रही है। ये कैसी है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस क्यों है, यही चीज़ ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट, कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में के बीच में सडन ब्रेक्स क्यों नहीं है, इसे आपको बताना है। तो ध्यान से देखना है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
रिप्रेजेंट द फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फोर्सेस रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब चार्ज के द्वारा जो भी फोर्स होगा उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई चार्ज क्यों हो गया तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इसका फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होगा कि कहीं आपका फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, अगर फोर्स कम हो रहा है तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपकी क्या होती जाए, डाउन होती जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि भैया फोर्स जीरो हो गया। अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होंगी, ख़त्म हो सकती हैं, तब उनमें क्या आ सकता है, ब्रेक आ सकता है। लेकिन ये फोर्स कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। ख़त्म कहाँ हो रहा है? इनफाइनाइट पे ख़त्म हो रहा है, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जा रही हैं, समाप्त हो जा रही हैं। तो बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा कि भैया बीच में कहीं भी फोर्स ख़त्म नहीं हो रहा है, फोर्स कॉन्टीन्यूअस है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व भी क्या रहते हैं, कॉन्टीन्यूअस रहते हैं और इनफाइनाइट पे जाके समाप्त होते हैं। अगर बीच में कहीं फोर्स समाप्त हो जाएगा, फोर्स खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व भी क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बी में भी कुछ पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये देखिए, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस जब पढ़े थे तो वहाँ पढ़ाया गया था कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए हो गई, बी हो गई, हमने कहा ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। और जिस पॉइंट पे देखो, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे तो इसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक ही समय पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इसको ऐसे कहते हैं, व्हेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल एट अ टाइम। कि भैया एक ही समय पे दो डायरेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। समझ में आया? आपको याद रखना है भैया, ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको यही बताना है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन एट अ टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, 2 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 cm apart in vacuum। गिवन देखेंगे, गिवन लिखेंगे यहाँ। गिवन में क्या कहा गया कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक को आपको कहा गया A और दूसरे को कहा गया B। ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो है -3 माइक्रोकूलम चार्ज, सॉरी इस पे +3 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। दोनों पे चार्ज सेम है, बस मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। और इनके बीच की डिस्टेंस कहा गया है 20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या कहा गया है, 20 सेंटीमीटर, या इसे आप लिख सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे कहाँ पे रखे गए हैं, वैक्यूम पे रखे गए हैं, बढ़िया। तो यहाँ आप देखिए गिवन में लिखते चलिए, Q1 की वैल्यू इसने कह दिया +3 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू कह दिया -3 माइक्रोकूलम, R की वैल्यू कह दिया 0.2 मीटर। वाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। कह रहा है ये देखो, ये AB को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ना, इसके एकदम मिड पॉइंट पे जाओगे, इसको इसने क्या कहा, इसको इसने सेंटर O कहा कि इस सेंटर पे आपको क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि भैया ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके सेंटर ओ पे जाएंगे, आपको यहाँ कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए यहाँ क्या कहा है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग लाइन ए बी ज्वाइनिंग द चार्जेस। जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके एकदम सेंटर पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, वी नो दैट E इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिए यहाँ मैंने कहा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, चारों तरफ आउटवर्ड होंगी, इस तरफ भी आउटवर्ड, इस तरफ भी आउटवर्ड, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। और देखोगे इस तरफ जब जाएगी तो इसके द्वारा E प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड निकलेंगी। वहीं अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये नेगेटिव चार्ज होगा
नेगेटिव चार्ज होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी, चारों तरफ से अंदर आ रही होंगी। आप वही ध्यान से देखिए कि जिस सेंटर पे निकालने के लिए कह रहा है इसकी तरफ से भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही होंगी, अंदर आ रही होंगी। तो इसको मैंने दिखा दिया E माइनस क्यू। ध्यान से देखिए यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ आपके जो चार्जेस थे E प्लस क्यू भी इधर जा रहा है और E माइनस क्यू की भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों वेक्टर जब भी सेम है तो अगर हम E नेट की बात करते हैं, E नेट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू प्लस आप E प्लस क्यू, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखो E प्लस क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हम क्या आ जाएगा, E प्लस क्यू की वैल्यू K, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी 3 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई, इनके बीच की देखोगे यहाँ से यहाँ की मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ की बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.1 मीटर और उधर बाकी बची डिस्टेंस भी क्या होगी 0.1 मीटर r² प्लस आप देखेंगे दूसरा, तो दूसरे पे भी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी K 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ई नेट इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2K क्यों, ये हो जाएगा 2 × 3 K आपका कांस्टेंट × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो K की वैल्यू आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ही K, आपको वैल्यू पुट करना है और क्या आ जाएगा आंसर। अगर वैल्यू रखना चाहें तो आप वैल्यू यहाँ ऐसे रख सकते हैं, देखिए यहाँ K की वैल्यू लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 इंटू ये वैल्यू 3 2 जा हो जाएगा, ये 6 3 2 आर 6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2। कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेशन में देखेंगे, ये पावर ऊपर जाएगी 8 हो जाएगी, 9 2 हो जाएगा ये 11, ये जैसे ही 11 होगा ये यहाँ 54 × 10⁻, ये होगा 5 10⁻5 और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 54 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये आपका क्या आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O। अब देखेंगे आगे भी कुछ कहा गया है, आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। दूसरा ये कह रहा है B पॉइंट पे, इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट द पॉइंट देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि आपके पास यहाँ पास चार्ज पॉजिटिव था, यहाँ पास चार्ज नेगेटिव था। ध्यान से देखिए यहाँ पास चार्ज नेगेटिव था, ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही थी, इसके एकदम सेंटर पे एक पॉइंट आपने कंसीडर किया O। अच्छा, यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिली वो आपको किस डायरेक्शन में मिल गई, इस तरफ मिल गई। ये आपकी क्या है ई नेट की डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब कह रहा है इसी जगह पे आपको एक चार्ज ला के रख दिया गया, इस चार्ज एक यहाँ आपको क्या रखा गया, चार्ज रख दिया गया। अच्छा देखिए चार्ज का अमाउंट कितना दिया गया है, क्योंकि वैल्यू जो आपकी दी गई है वो है यहाँ ये 1.5 × 10⁻⁻9 और ये कैसा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है 1.5 क्यू इज इक्वल्स टू -1.5 × 10⁻�9 कूलम। इतना चार्ज यहाँ प्लेस किया गया है। अब कह रहा है इस चार्ज पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से देखिए E इज इक्वल्स टू क्या होता है F/Q। तो यहाँ देखिए फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो इसको हम माइनस क्यों रखेंगे, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी E × -Q या फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं -E × Q। देखिए इस माइनस साइन का मतलब ये है जिस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो E × Q होगी। मतलब आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पिछले में हमने क्या कैलकुलेट किया था 54 × 10⁻5, तो हम लिख लेंगे 54 × 10⁻5 इंटू, अब आपका चार्ज क्यों है तो क्यों की वैल्यू रख देंगे आप 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम। तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ 60
81 डेसिमल इंटू ये हो जाएगा 10 टू पावर -4। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 81 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन। ये वैल्यू हो जाएगी आपके फोर्स की। इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? 81 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन। फोर्स की डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट अपोजिट जाएगा, क्योंकि ये चार्ज आपका कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। हमने कहा था कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया? अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस QA, आपको एक चार्ज QA कहा गया। अच्छा, QA पे जो चार्ज है 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम दिया गया है। दूसरा चार्ज आपका QB है, इसकी वैल्यू दी गई है -2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम दिया गया है। ठीक है, ये गिवन चीज़ें हैं, आपको गिवन में नोट करना है। अच्छा, फिर आगे क्या दिया गया है? कैलकुलेट पॉइंट ए का देखिए यहाँ वो दिया गया है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपके ये दूसरे कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, +15 और ये भी किस में है? सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन ऑफ द सिस्टम। यहाँ देखिए 2 चीज़ें पूछा है। पहली चीज़ पूछा है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए आपको क्या कर देना है? आपको QA प्लस QB कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज। तो आप देखेंगे दोनों का अमाउंट सेम है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज आपको क्या मिल जाएगा? 0। टोटल चार्ज क्या मिल जाएगा आपको? 0। अब दूसरी चीज़ जो पूछा गया है डाइपोल मोमेंट। क्या पूछा गया है? डाइपोल मोमेंट। कैलकुलेट कीजिए भैया डाइपोल मोमेंट। कैसे करेंगे डाइपोल मोमेंट? आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है, क्या है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है P = 2QL। P = 2QL। जहाँ आपको क्या कहा गया था? 2L क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस। या फिर इसके लिए हमने डेफिनेशन कहा था द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2 चार्जेस हैं, इन दोनों में से कोई सा चार्ज ले लिए, इनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो देखिए डाइपोल मोमेंट इसका कैलकुलेट करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कहूँगा? P = इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ तो हम क्या कहेंगे? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो देखिए x2 y2 में आपके क्या हैं? x1 और x और y कोऑर्डिनेट्स जो 0 हैं, तो ये आपका कौन से एक्सिस में रखा हुआ है? z एक्सिस में रखा हुआ है। इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, या मीटर में देखें तो 0.3 मीटर। r की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी r की वैल्यू? r = हम करेंगे z2 - z1 और r की वैल्यू आ जाएगी 15 -15 आ जाएगा। r की वैल्यू ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। मीटर में देखें तो 0.3 मीटर। तो डिस्टेंस इसकी 0.3 है, इंटू कोई से एक चार्ज ले लीजिए। कितना है आपका चार्ज? 2.5 इंटू 10 टू पावर -7। वैल्यू आ जाएगी 0.75 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बस आपको क्या करना था? कोई सा एक चार्ज ले लीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया ये? चलो भैया आगे बढ़ो। आगे देखोगे तो आगे अगला आपका क्वेश्चन मिलता है जिसको कहेंगे, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट गिवन लिखिए। गिवन से शुरुआत करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे दिख जाए। डाइपोल मोमेंट दिया गया है, डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम मीटर। इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कहा इसने कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये क्या हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं।
इन पे ये जो डाइपोल ऐसे मान लीजिए रख दिया गया, ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू कोई डाइपोल रखा हुआ है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू है दैट इज़ 30 डिग्री, ठीक है। विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ई की वैल्यू भी दिया गया है, ई का मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁴, 5 × 10⁴। यहाँ देखिए 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल सा हमने थ्योरी में पढ़ा था, किसी भी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स उस पर 0 होता है, लेकिन उस पर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क के लिए आपको जो डिराइव करवाया गया था उससे वैल्यू निकल के आई थी टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। आपने क्या पढ़ा था, यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है PE sin थीटा। बस आपको इस पे वैल्यू रखनी है, P की वैल्यू आप रखेंगे तो 4 × 10⁻⁹ मिल जाएगा, इंटू E की वैल्यू आपकी दी गई है 5 × 10⁴ इंटू साइन, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आप इसको हटा के लिख देंगे 1/2, तो 2 2 आपका ये 4 हो जाएगा, और 10 × 10⁻⁻ हो जाएगा -5, या इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4। ये आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, न्यूटन मीटर। टॉर्क का आप किस में होता है, न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ, 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये सिंपल ही था आपका, बस आपको गिवन लिखना था। गिवन के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई टॉर्क लगने में आपका फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया होता कि भैया डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर फॉर्म में होती, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते थे, P क्रॉस E। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, P क्रॉस E। आपके ये दो फॉर्मूले थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद द wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा कि एक पॉलीथीन को एक ऊन से उलन से क्या किया गया, रब किया गया। आप पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये टर्म समझाया था कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो रही है तो उसके बीच के फिनोमिना में जो फिनोमिना अकर हुआ था उसको हमने कहा था ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपके पास क्या है, एक पॉलीथीन है। मैंने कहा आपके पास एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन, और दूसरी चीज़ आपकी क्या है, एक उल है। ठीक है, इन दोनों को रब किया गया और पाया गया कि जो भी आपकी पॉलीथीन है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आया। कितना आया, -3 × 10⁻⁷ कूलम। पॉलीथीन पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है उलेन पे कैसा आया होगा, पॉजिटिव चार्ज, और सेम वैल्यू 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि भैया जिस पे चार्ज नेगेटिव आता है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, आए हैं, और जिसमें चार्ज पॉजिटिव आता है इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर से कहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। उलेन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आए हैं, पॉलीथीन में आए हैं। अब ध्यान से देखना है, इसके लिए हमने ये भी कहा था कि अच्छा कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इससे निकल रहे हैं तो इसका मास, इसके मास में भी इफेक्ट आएगा, और इसका मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसके मास पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ध्यान से देखिए, तो पहले में क्या पूछा गया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं उसी को निकालना है। तो हमें क्या पता है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, N। देखिए N इज इक्वल्स टू अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/E। तो देखो Q आपका कितना है, चार्ज कितना आ गया है, 3 × 10⁻⁷ कूलम, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी लगभग, इसको डेसिमल हटाएं तो ये लगभग 2 बार जाएगा,
या इसको हम मान लेते हैं 1.9 इंटू, और इस वैल्यू को रफली हम कह सकते हैं 10 टू पावर क्या हो जाएगा +12, 10 टू पावर +12। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने रफली कैलकुलेट किया है क्योंकि यहाँ देखिए 30 है, 1/1.6 करेंगे तो ये लगभग 1.9 या 2 के अप्रॉक्स आएगा। तो 1.9 इंटू 10 टू पावर 12, इतने लगभग अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन आपके क्या हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। अप्रॉक्स 1.9 इंटू 10 टू पावर 12, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। कहाँ से कहाँ हुए हैं, उलन से पॉलीथीन हुए हैं। अच्छा देखिए अगला क्या कह रहा है, बी नंबर पे भी क्या कहा गया है, इज़ देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम उल टू पॉलीथीन। कह रहा है उलन से पॉलीथीन में क्या ट्रांसफ़र ऑफ मास भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उलन अब थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और पॉलीथीन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। देखिए कितना होगा, यहाँ देखिए जितनी भी चीज़ें हुई है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.9 इंटू 10 टू पावर 12, 1.9 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होता है 9.31 इंटू 10 टू पावर -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जो मास में चेंज आएगा, कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है, मास ट्रांसफ़र, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.9 इंटू 10 टू पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 9.31 इंटू 10 टू पावर -31 kg। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी कि भैया इतना मास क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। यानी कि इतना मास आपका उलन का डिक्रीज़ होगा और पॉलीथीन का मास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये टोटली आपका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें कहा गया 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो इसने क्या कहा, गिवन में आप देखेंगे जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे ही स्ट्रक्चर आपको बनाते जाना है। इन्होंने कहा 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी, एक स्फीयर आपका ए है, दूसरा स्फीयर आपका कैसा है, बी। दोनों कैसे हैं, चार्ज्ड हैं। देयर सेंटर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितना कहा गया है, 50 सेंटीमीटर कहा गया। बढ़िया, आगे बढ़िए। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ़ द चार्ज ऑन ईच इज़ 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। कह रहा इस पे भी जो चार्ज है वो है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, और इस पे जो चार्ज है वो भी है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। अब क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर निग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। कह रहा है इनके बीच की जो सेपरेशन है वो बेसिकली इनकी जो रेडियाई से है वो कैसा है, निग्लिजिबल है। कहने का मतलब इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, आर की वैल्यू आप 0.5 मीटर ही कंसीडर करोगे। इनका जो रेडियस है वो निग्लिजिबल है इनके सेपरेशन की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो आपको इनके बीच का क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए फोर्स कैलकुलेट करना है, आपका Q1 भी दिया गया है, Q2 भी दिया गया है। क्या है ये दोनों वैल्यू, ये है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, ये भी है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। आर की वैल्यू है 0.5 मीटर। देखिए वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देंगे तो F की वैल्यू क्या थी आपकी, K Q1 डिवाइडेड बाई R²। K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाई 0.5²। बस आप कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और इनके बीच में जैसा भी फोर्स लगेगा, सेम चार्जेस हैं तो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। समझ में आया, बस आपको कूलम्स लॉ लगाना था। तो बस आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए क्या कहा गया, बी में भी कहा गया व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द रिपल्सन इफ़ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल ऑफ द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। कह रहा भैया देखो यहाँ आपको क्या मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू। अब कह रहा है, इसने कहा कि अगर आपका ये जो स्फीयर ए था और ये स्फीयर क्या था, बी था,
इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो इन पे फोर्स कैसा था, रिपल्सिव फोर्स था। अब कह रहा है जो चार्ज इसमें थे, मान लो इस पे चार्ज पहले पे क्या था, Q1 था, अब कह रहा है इसके चार्ज को 2 गुना कर दिया गया, अब इस पे चार्ज क्या आ गए 2Q1, और इस पे चार्ज अगर Q2 था तो इसको 2 गुना कर दिया गया और इस पे चार्ज क्या आ गए 2Q2 आ गए, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो R से अब क्या कर दी गई, अब डिस्टेंस कर दी गई R/2। मतलब इन्होंने कहा चार्ज के अमाउंट को दोनों को डबल कर दिया और डिस्टेंस के अमाउंट को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो इससे देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले अगर फोर्स F था तो F के लिए आपने क्या लगाया था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब देखिए F न्यू, मतलब अब आप नई सिचुएशन के लिए आप यहाँ जो भी फोर्स निकालेंगे वो कौन सा निकलेगा, F न्यू निकलेगा। तो मैंने F न्यू जब फोर्स निकाला तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट के वही है, चार्ज 2 गुना हो गया है, मतलब यहाँ आपका एक चार्ज 2Q1 है, दूसरा चार्ज 2Q2 है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपकी R/2 हो गई है। कैलकुलेट करेंगे तो F न्यू जो मिलेगा उसकी वैल्यू देखिए यहाँ हो जाएगी 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² डिवाइडेड बाई 4। इस 4 को भेजेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो F न्यू की वैल्यू भैया हो गई 16K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। कहने का मतलब आप ध्यान से देखो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ये पहले वाले फोर्स की वैल्यू थी, तो उसको पुट करेंगे तो F न्यू का रिलेशन जो मिलेगा दैट विल बी F इंटू 16। कहने का मतलब क्या हो गया, पहले आप देखो कैलकुलेट किए थे तो F की वैल्यू आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगी, जितनी वैल्यू मिलेगी तो ये इनके बीच का क्या था, फोर्स था, इतने न्यूटन आपका क्या आएगा, फोर्स। और जब आपने इनके चार्जेस का अमाउंट डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ्ड कर दिया तो अब जितना फोर्स पहले लग रहा था उससे 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो F न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इंटू 16, जो पहले फोर्स था उससे 16 गुना हो जाएगा, आपको बस 16 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए भैया ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या कहा गया, सपोज द स्फीयर A एंड B इन एक्सरसाइज 1.12। अच्छा ठीक है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसी वाले स्फीयर हैं, ठीक है। मान लो ये स्फीयर आपका क्या A है और दूसरा स्फीयर क्या है B। अच्छा इससे पहले देखेंगे इस पे चार्ज कितने थे, हाँ 6.5 इंटू 10⁻⁷ यही चार्ज था जी, यही चार्ज था। तो यहाँ देखिए 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज। मान लो कोई भी चार्ज है, Q1 की वैल्यू ये है और इस पे जो भी चार्ज है, इस पे जो Q2 है उसकी भी वैल्यू क्या है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज। यहाँ ध्यान से देखना, ये इस पे चार्ज था, ये इस पे चार्ज था। अब कह रहा है ये आपके वही सेम स्फीयर थे जो पिछले वाले में थे, हैव आइडेंटिकल साइज, सेम साइज है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड, एक तीसरा स्फीयर लेकिन ये कैसा है, अनचार्ज्ड है। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। एकदम ध्यान समझो भाई, इन्होंने कहा कि ये 2 स्फीयर आपके पास थे, ठीक है। इन्होंने कहा एक तीसरा अनचार्ज्ड स्फीयर लेके आया मैं और उसको पहले वाले के कांटेक्ट में आगे ले गया, फिर सेपरेट किया, फिर उसके बाद में दूसरे वाले के कांटेक्ट में ले गया और फिर उसको सेपरेट कर दिया। अब कह रहा अब इन दोनों के बीच का आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है। व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B। अच्छा देखो अभी मैं कह लूँ कि अगर इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है तो इनके बीच में जो फोर्स आया था उस फोर्स की वैल्यू F हमने क्या की थी, कैलकुलेट की थी, ठीक है। सेम चीज़ें कहा गया है तो आपका जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी पहले वाली सिचुएशन की, वो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के पास जो भी वैल्यू आएगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये तो इनका पहले का फोर्स था। अब कहा भैया इसको कांटेक्ट में ले आए, एक दूसरे स्फीयर को, एक C को ले आए, इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में कांटेक्ट में कर दिया। जैसे इनको कांटेक्ट में रखा तो देखो इस पे चार्ज कितना है, 0, इस पे चार्ज कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसको मैं देखो थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए ठीक है इतना ही रखते हैं, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब इनको जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो सेपरेशन पे इन दोनों में चार्ज कैसा होगा, इक्वली डिवाइड होगा। जितना चार्ज था देखो 2 स्फीयर थे, दोनों को हम ले आए, रख दिया ऐसे, ठीक है। इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, तो जिससे चार्ज है नहीं वाले पे चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा।
अच्छा, जैसे ही ट्रांसफ़र होगा, अब ये तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक दोनों में चार्ज का अमाउंट सेम नहीं हो जाता। फिर आप इक्वल कर दोगे तो दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप इसको हटाओगे, यहाँ से सेपरेशन इनके बीच का हटाओगे, तो इस पे जो चार्ज आएगा ए पे और ये आपका वाइट वाला जो स्फीयर सी है, इन दोनों पे जो चार्ज आएगा इस पे हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻7, और इस पे भी चार्ज आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2। पहले इस पे चार्ज था, मतलब हमने क्या किया, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों पे चार्ज क्या आ जाएगा, आधा आधा आ जाएगा। अब कहा कि जब इस पे आधा चार्ज आ गया 6.5 इंटू 10⁻⁻7, इसको अब इसके कांटेक्ट में लाया गया। तो देखना, जब ये B वाला और C के कांटेक्ट में आएगा, तो B पे चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इस पे जो चार्ज है वो है 6.5 बाई 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इन दोनों में क्या होगा, फिर से इनमें Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6.5 इंटू 10⁻⁻7, आप कॉमन कर लो, डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 बाई 2। कहने का मतलब अब इन दोनों चार्ज में जो भी दोनों स्फीयर में जो भी चार्ज मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 3 5 = 15, 3 6 = 18, 19 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों स्फीयर में क्या हो जाएगा, 19.5 बाई 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतना आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। या फिर हम इसको देखिए, बेसिकली हम ऐसे लिख सकते थे, इसको अगर कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करके हम लिख सकते थे 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ से आपका क्या आएगा 3/2 और 2 इधर से, तो 3/4। ठीक, इन पे चार्ज अब कितना आ जाएगा, दोनों पे 3/4, 6.5 इंटू 10⁻⁻7। मतलब जितना चार्ज यहाँ था, एक मिनट ध्यान से समझना है आपको। हमने कहा इस पे चार्ज मान लो क्या था, क्यों था, इस पे चार्ज भी मान लो कितना था, क्यों था। अब जब हमने कांटेक्ट में ले आए तो कांटेक्ट में लाने के बाद इस पे चार्ज देख रहे हैं, और कांटेक्ट में लाने के बाद इस पे चार्ज देख रहे हैं, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा Q/2, लेकिन इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा 3/4 Q। क्या हो जाएगा, 3/4 Q। ठीक है, बस आपको इतना देखना है कि भैया जब आप कांटेक्ट मिलाओगे, पहले वाले के साथ कांटेक्ट मिलाओगे तो आधा आधा चार्ज डिवाइड होगा बाहर। अब देखो, जो आपका पहले अनचार्ज था अब है उस पर चार्ज आधा, अब उसको ले जाओगे दूसरे वाले के पास, तो आगे इन दोनों का सम करोगे, सम करने के बाद डिवाइड करोगे, आधा आधा चार्ज आएगा। तो आधे आधे चार्ज की बात करोगे तो 3/4 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच में अगर पहले डिस्टेंस r थी और फोर्स निकालोगे तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ² डिवाइडेड बाई R थी। तो अब देखना, अब इनके बीच की फोर्स की वैल्यू निकालोगे, अगर डिस्टेंस वही है तो इनके बीच की जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, F' की वैल्यू हो जाएगी KQ² डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 8 और R²। कहने का मतलब F' इज इक्वल्स टू 9/8 KQ² डिवाइडेड बाई R²। पहले KQ² डिवाइडेड बाई R² फोर्स की वैल्यू थी, मतलब F' इज इक्वल्स टू F इंटू 9/8 या 9/8 F। अब फोर्स क्या हो जाएगा, पहले से 9/8 गुना बढ़ जाएगा, 9/8 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, आपको वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करना है। बस सिंपल सा इसका फंडा ये था कि आपको ये देखना है कि दो चार्जेस हैं, पहले आपका चार्ज कैसा था, एक अनचार्ज था एक चार्ज था। जैसे ही इसको आप कांटेक्ट में लाओगे फिर अलग करोगे तो चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब जो ये सी स्फीयर है ये आधा चार्ज है और इस पे चार्ज ज़्यादा है, इन दोनों को ले जाओगे ऐड करोगे फिर से हटाओगे तो इन पे फिर से क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब जो भी चार्ज था दोनों को ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि इस पे जो चार्ज मिलेगा Q/2 मिल जाएगा, इस पे 3Q/4 मिलेगा। तो इनके चार्जेस की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 9/8, सॉरी कुछ गलत किया क्या हमने, ये Q/2 है, ये 3Q/4 है। तो KQ1 Q2 करोगे तो सॉरी ये 9 नहीं होगा, ये 3 होगा, 3 थी, ठीक है 3/8, सॉरी थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में ध्यान दे लेना। ये 3/4 है तो हमने KQ1 Q2 किया तो ये हो जाएगा 3/4
4 to 8 सही है, 3/8 अब सही है, 3/8, 9 नहीं होगा, 3/8 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, 3/8 आपका जो भी न्यू फोर्स होगा वो आ जाएगा 3/8 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ध्यान देना है आपको इसको, 3/8।